नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की एक लंबी लड़ाई पिछले भाजपा की सरकार में जयराम ठाकुर की सरकार में लड़ी गई। लगभग 1,36,000 जो कर्मचारी नई पेंशन ले रहे थे, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और सरकार बदली, कहीं न कहीं कर्मचारी वोटर का हिमाचल प्रदेश में काफ़ी प्रभाव रहता है। लेकिन अब फिर से चुनाव आए हैं, तो ये फिर से मुद्दा उभर कर आ गया है। सभी को अभी तक पेंशन नहीं दे दे पाई है सरकार, क्योंकि सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन है बिजली बोर्ड। उसके हज़ारों कर्मचारी इससे महरूम हैं। वहीं पे जो शहरी निकाय हैं, उनके कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत अभी तक नहीं लाया गया है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एक बयान देते हैं कि नहीं, हम भाजपा अगर सत्ता में आई तो इस पेंशन को खत्म कर देगी, फिर से नई पेंशन स्कीम कर देगी, क्योंकि राजस्थान में सरकार बदली है और उसके बाद जो नई नियुक्तियां हो रही हैं, उनमें नई पेंशन स्कीम योजना के तहत ही उन कर्मचारियों का अंशदान काटा जा रहा है और वहां पे जो पहले से ले रहे हैं उसको भी बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार रास्ता अख्तियार कर रही है कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए और कर्मचारियों को भी अपने साथ लिया जाए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है, क्योंकि ये छोटी स्टेट में कर्मचारियों का नंबर ज्यादा है, इसलिए यहाँ दिक्कत रहती है। और अब कानून लाने की बात की जा रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है हम कानून लाएँगे ताकि इस पेंशन को, पुरानी पेंशन को कोई भी बंद ना कर सके। वहीं पे जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि हम इस पेंशन के कभी भी विरोधी नहीं थे। हालाँकि वो पेंशन दे नहीं पाए, इतने एजिटेशन हुए, वो उनसे निपट भी नहीं पाए। उन्होंने कई तरह की बातें कही, उस समय यहाँ तक भी कह दिया कर्मचारी नेताओं को कि आप लोग विधानसभा का चुनाव लड़िए और फिर विधायकों की तरह पेंशन लीजिए। तो लंबा ये चला, लेकिन अब ये पेंशन चुनावी मुद्दा बन गया है। तो क्या ये पेंशन बंद कर देगी? अगर यहाँ पे कोई बदलाव होता है, क्योंकि 6 उपचुनाव भी होने जा रहे हैं, अगर ऊँच-नीच होती है कोई, अगर सत्ता का परिवर्तन होता है, जिस तरह से बीजेपी लगी है सत्ता परिवर्तन की कोशिशों में, तो क्या ये पुरानी पेंशन स्कीम बंद हो जाएगी? आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। प्रेम कौशल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हीरालाल वर्मा जी हैं, कर्मचारी नेता हैं, बिजली बोर्ड यूनियन के महासचिव भी हैं। चिंतराम शास्त्री जी हैं, एनपीएस आंदोलन के अग्रणी रहे हैं ये। प्रवीण शर्मा जी आज विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़े। प्रवीण जी, आपने भी बड़ा करीबी से देखा इस आंदोलन को। काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये चीज़ें हुई, लेकिन अभी भी ये कहीं न कहीं थोड़ी अधूरी पड़ी हुई हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये पेंशन अब बंद हो जाएगी। क्या ये सिर्फ राजनीतिक जुमला है या इसके पीछे कुछ हकीकत भी है? कानून लाने की बात की जा रही है। जी। डॉक्टर साहब देखिए, हिमाचल, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कर्मचारी एक बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। उसकी वजह है हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में लगभग 2,25,000 के करीब कर्मचारी हैं और 1,70,000 के करीब पेंशनर हैं। और ये इतनी बड़ी संख्या है, ये निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। और अगर हम ये मानकर चलें कि एक कर्मचारी 4 लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, तो सीधे-सीधे तौर के ऊपर लगभग 16 लाख लोग वोटर जो हैं, वो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के प्रभाव में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो वोटर्स की संख्या वो लगभग 55 लाख के करीब है। ऐसे में 27-28% अगर कर्मचारी या कर्मचारियों से प्रभावित होने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कर्मचारी एक अलग से प्रभाव रखते हैं। और जब क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे कंडीशन के ऊपर जो है ये जो बातें हैं कि कर्मचारियों की पेंशन बंद हो जाएगी या कर्मचारियों की पेंशन को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, तो मुझे ये लगता है कि ये बातें होना लाजमी है। अब जी। सबसे बड़ी बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है इस पेंशन के ऊपर जो है दोनों पार्टियों का क्या रुख है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उन्होंने सैद्धांतिक रूप से अपनी इस गलती को मान लिया है और उनकी जहां-जहां भी सरकारें आ रही हैं, वहां पे वो एक तो पहले ओपीएस की गारंटी देते हैं और उसके बाद उन्होंने लागू भी किया है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, वहां पे उन्होंने ओपीएस को लागू किया। छत्तीसगढ़ में उन्होंने ओपीएस को लागू किया, हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को लागू किया, कर्नाटका में ओपीएस को लागू किया, तेलंगाना में उन्होंने ओपीएस को लागू किया।
जी और दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले पाई है कि उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ही पेंशन देनी है या ओपीएस के तहत पेंशन देनी है। बहुत बार बीच का रास्ता निकालने की बात भी हुई है, परंतु अगर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को देखें तो पेज नंबर 55 के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें कर्मचारियों को लेकर जो है उन्होंने कुछ बातें कही हैं, परंतु वहां पे स्पष्ट तौर पर एनपीएस को लेकर कोई बात नहीं है। मतलब ये जी मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो एनपीएस के ऊपर जो उनका रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे कंडीशन के ऊपर स्टेट के ऊपर क्या जो लीडरशिप है वो क्या डिफरेंट व्यू ले सकती है? सबसे बड़ा एक प्रश्न तो यही है। जी अगर केंद्र सरकार ने जो रुख तय किया है क्या उससे इतर प्रदेशों में कोई ले सकता है? मान लीजिए अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भविष्य में आती है तो क्या वो एनपीएस को खत्म करके ओपीएस को दोबारा बनाए रखेगी? और खासकर जब केंद्रीय नेतृत्व इसके पक्ष में नहीं है ओपीएस को तो खत्म करके एनपीएस को, हाँ, सॉरी। ओपीएस को खत्म करके क्या एनपीएस, वो जो मैं कह रहा हूं, परंतु जी अगर इससे इससे हटके थोड़ा सा बात करें, अगर प्रदेश नेतृत्व ये कह रहा है कि हम एनपीएस को लागू ओपीएस को लागू रखेंगे तो क्या उन्होंने केंद्र सरकार से बात, केंद्र नेतृत्व से बात की होगी या वो अपने स्तर के ऊपर बात कर रहे हैं? अब आती है हिमाचल प्रदेश की बारी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कह रहे हैं कि वो कानून लाएंगे। देखिए उन्होंने ओपीएस देनी है और जो समझदार आदमी है वो समझ सकता है, ओपीएस दी है उन्होंने 1 अप्रैल 2004 से, और जो भी समझदार आदमी है वो इस बात को अच्छे से समझ सकता है कि ओपीएस दे दिया, कानून लाने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए कानून लेकर भी आ जाते हैं तो क्या होगा? सितंबर 2023 में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इस प्रदेश से 13 कानून बिल लाके निरस्त किए हैं। कानून तो कभी भी निरस्त हो सकता है। कानून जी लाने का मतलब ये नहीं है कि कानून को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। ये तो सिर्फ चुनावों के बीच में चुनावों के बीच में किसी वर्ग को सेटिस्फाई करने की बात है। दूसरी तरफ को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में 3000 कानून खत्म किए हैं। तो कानून लाने से ओपीएस परमानेंट हो जाएगी ये बिल्कुल नहीं है। ओपीएस तो जब जी तक कांग्रेस सरकार है तब तक ही मिलेगी, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको खत्म कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। परंतु 2004 से पहले अगर जो ओपीएस जी दी गई थी उनको खत्म नहीं कर पाई है तो मुझे लगता है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस टेन्योर के बीच में जिन लोगों को ओपीएस जी। मिल गई है उनको खत्म नहीं कर पाएगी बशर्ते वो सत्ता में आती है। तो अगर राजस्थान कुल मॉडल होगा मिलाकर हम लोग कहीं कहें ना तो कहीं कुल प्रदीप जी, मिलाकर राजस्थान मॉडल होगा, क्योंकि वहां पुरानी नहीं खत्म कर पा रही जो दी है अभी गहलोत गवर्नमेंट ने, कांग्रेस सरकार ने। नई नियुक्तियों में एनपीएस दिया जा रहा है, जो भी नई अपॉइंटमेंट हो रही है। एग्जैक्टली मैं वही हिमाचल में कहने की भी बात यही कर यही रहा हूँ। प्रथा शुरू हो सकती है। हाँ, अब बीजेपी को अगर ओपीएस देनी है तो उनको सैद्धांतिक रूप से नीतिगत फैसला लेना पड़ेगा। वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा, वो देश के बाकी राज्यों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर भी लागू होगा। तो अगर हम जी इन टोटलिटी देखें, अगर टोटलिटी देखें तो सुक्खू जी ने 1 अप्रैल 2023 को ये ओपीएस लागू कर दी है, तो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में तो ओपीएस है। भविष्य जी में क्या होता है क्या नहीं होता है ये लेकिन तो बिल्कुल, भविष्य के गर्भ में ही है, ये तब की लेकिन परिस्थितियां तभी देखिए बता पाएंगी। ओपीएस से महरूम है बिजली बोर्ड, बहुत ज्यादा कर्मचारी हैं। हीरालाल वर्मा जी जुड़े हैं वहां से, इनका भी पक्ष सुनिए। 1 साल से ज्यादा समय हो गया, एजिटेशन भी हुए, मुख्यमंत्री ने इनको भरोसा भी दिया, लेकिन अब तक इनको ओपीएस के दायरे में नहीं लाया गया, वहीं शहरी निकायों को भी नहीं लाया गया। हीरालाल जी। जी राजीव जी, ये तो सभी जानते हैं बिजली बोर्ड अभी जो पुरानी पेंशन है उससे वंचित है। और मैं कहना चाहूंगा बिजली बोर्ड में भी 1974 में जब सरकार में, प्रदेश सरकार में सीसीएस पेंशन 1972 लागू हुआ, तो बिजली बोर्ड में उसी टाइम 1974 में सीसीएस पेंशन लागू हुआ। और इसके बाद एमसी है, एचआरटीसी में 95 में हुआ, एचपी एजुकेशन बोर्ड में 99 में हुआ, और टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड में हुआ। लेकिन सभी संस्थानों में
ओपीएस आपका लागू हो गया, बिजली बोर्ड और एमसी इससे महरूम है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा इससे पहले, जैसे हमारे प्रवीण जी ने कहा, क्योंकि दो तरह का ऑर्डर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है, एक कानून होता है, लेजिस्लेटिव जिसको बोलते हैं, लेजिस्लेशन जिसको बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को आप रेट्रो से खत्म कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे क्लूज हैं कि आप उसको रेट्रो से उस ऑर्डर को खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो लेजिस्लेशन अगर लाते हैं, लेजिस्लेशन जब भी अमेंड होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है कि वो प्रोस्पेक्टिव उस पर अमेंडमेंट होगा, कि अगर विड्रॉ होगा, जब लेजिस्लेशन आया जिस दिन को अमेंड होगा, उससे पहले के लोग प्रोटेक्टेड है, जैसे राजस्थान में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो प्रदेश सरकार बोल रही है कि लेजिस्लेशन की जो बात कर रही है, लेजिस्लेशन का लाना, मुझे लग रहा है उसमें ज्यादा प्रोटेक्शन है। अगर कहीं डेट्स में पॉलिटिकल चेंज होता है, अगर कोई गवर्नमेंट चेंज भी करेगी तो वो प्रोस्पेक्टिव कर पाएगी, एटलीस्ट तब तक के जब वो अमेंडमेंट होगी तब तक के लोग, 3 और उस बीच के लोग उसमें प्रोटेक्टेड है। तो ये तो मुझे मैं ये कहना चाहूंगा। और दूसरी बात, जो अभी आप पॉलिटिकल बात भी कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भी हम भी ओपीएस देंगे, मुझे लग रहा है जो राष्ट्रीय स्तर पे जो आज जो सिनेरियो है, जैसे प्रवीण जी ने कहा कि आज जो रिफॉर्म राष्ट्रीय स्तर पे हुए हैं, आज आप देख रहे हैं हमारा आईएमएफ से जो बोरिंग है वो 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है, और सारा जो आपका एलपीजी है, जो लिबरल पॉलिसीज है, उसके तहत केंद्र सरकार ने जितनी कर भी वेलफेयर स्कीम है या सामाजिक सुरक्षा है, उनको कम करने की कोशिश की है। ये भी उसी का हिस्सा है। मुझे नहीं लग रहा केंद्र में सरकार है कि वो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के दबाव में इतना ज्यादा है कि वो इस पे कोई चेंज कर पाएगी। दूसरी बात, जैसे ठाकुर जी ने कहा, यहाँ जयराम ठाकुर जी ने कहा कि हम ओपीएस पे, जैसे मैं आपसे सुन रहा हूँ, उन्होंने बात कही कि ओपीएस कंटिन्यू करेंगे। मुझे लग रहा है पार्टी वो उनकी अपनी भावनाएं हैं, और उन्होंने पहले भी व्यक्त की थी पिछले कार्यकाल में जब हम आंदोलन में थे कि मैं ओपीएस लूंगा, लेकिन वो पार्टी से बाहर हट करके नहीं आ पाए, कहीं ना कहीं उन चीजों हाँ, हट करके नहीं आ पाए। तो मुझे लग रहा है वो पार्टी लाइन पे जाएंगे, एक उनकी अपनी भावनाएं हैं। तो जहां तक मैं आज कह रहा हूँ, जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी, बिजली बोर्ड में हमारा कर्मचारी लगभग 6000 कर्मचारी, अभी 6100 कर्मचारी हैं जो आपके एनपीएस में आते हैं, वो अभी इस पुरानी पेंशन से वंचित है। मुझे लग रहा है जब हम सीसीएस पेंशन 1972, जिसको हम ओपीएस के नाम से हिमाचल प्रदेश में जानते हैं, जब उसमें कोई संशोधन होता है, जहां जहां वो सीसीएस पेंशन 1972 आपने लागू किया है, जिन संस्थानों में लागू किया है, वहां डीम्ड उसकी इंप्लीमेंटेशन हो जानी चाहिए। हमने जितने कर भी 1974 के बाद सीसीएस पेंशन में संशोधन हुए बिजली बोर्ड में, सारे लागू किए, एक्सेप्ट ओपीएस। अभी जो ओपीएस एनपीएस 3 में एनपीएस भी लागू किया, लेकिन जब ओपीएस की बारी आई तो उसमें हमें लग रहा कि हमारे साथ कहीं भेदभाव है। तो इस बारे में मुख्यमंत्री से कई दौर की वार्ता भी हुई, और उन्होंने आश्वस्त किया कि चुनाव के बाद दे दिया जाएगा। हम विश्वास भी करते हैं कि चुनाव के बाद बिजली बोर्ड जो एक संस्थान बचा है या एमसी बचा है, वहां भी आपका ओपीएस लागू हो जाए। जी जी, संजय जी जुड़े हमारे साथ। संजय जी, अचानक आपके जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तब पूरी तरह विरोध में रहे वो ओपीएस के। इतने एजिटेशन हुए, लोगों को मिलने नहीं दिया, पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ, रात भर धरने भी हुए। आज तक मुकदमे एनपीएस के जो योद्धा थे उस समय के, आज तक वो मुकदमों को झेल रहे हैं, जो एफआईआर हैं। लेकिन अब अचानक जब एक कानून बनाने की बात हुई है, तो जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं ना मैं पहले विरोधी था ना अब हूं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से बंधे हैं, क्योंकि पूरे देश में क्योंकि वाजपेयी जी के समय में ये बिल आया था जो सबको साइन करना पड़ा था, और यहाँ पे भी उसको लागू किया गया। तब शायद वीरभद्र सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनको करना पड़ा। लेकिन अब एकदम से बदलाव क्यों आया? क्या ये राजनीतिक मुद्दा फिर से बन गया ये? जी संजय जी। डॉक्टर साहब देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं आना चाहूंगा, पहले सबसे बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर, क्योंकि चुनाव की वेला है और चुनाव चल रहा है, तो चुनाव के बीच ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि सरकार के पास अपनी 15 महीने की उपलब्धि के नाम पे कुछ भी दिखाने को नहीं बचा है, इसलिए मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कर्मचारियों के भीतर भय का वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं और उस वातावरण का फायदा राजनीतिक तौर पे लेना चाहते हैं। जहां तक ओपीएस की बात है, ओपीएस को लेकर के कौन आया? अगर वाजपेयी जी के सरकार के समय में ये एक प्रस्ताव आया, लेकिन उस प्रस्ताव की इम्प्लीकेशंस किसने करी थी? उसको इंप्लीमेंट किसने किया? मनमोहन सिंह जी, जो देश के 10 वर्ष लगातार वो देश के प्रधानमंत्री रहे। उस समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उस बिल को साइन किया। उस बिल के अंतर्गत जितने भी प्रावधान से उनके अंदर क्या संशोधन होने चाहिए थे, किन संशोधन के साथ उनको लागू करना था, वो सारा मुख्यमंत्री ने स्वयं किया। कांग्रेस की सरकार थी,
सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की सरकार को कर्मचारियों से माफी मांगनी चाहिए कि इतने वर्ष उन्होंने कर्मचारी वर्ग के ऊपर जो कुठाराघात किया, उस कुठाराघात के लिए जो है वो कम से कम अपनी सरकार की जिम्मेदारी तो तय करते। भारतीय जनता पार्टी तो 2017 में आई, भारतीय जनता पार्टी ने तो उसको साइन नहीं किया था। हाँ, ये ठीक है कि हमने कर्मचारी, क्योंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसको लागू किया जा सकता, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और उस समय के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कभी एक वो दिखा दीजिए कि मैं लागू नहीं करूंगा, कोई एक घोषणा, एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की कहीं भी किसी पटल के ऊपर अगर रखी हो कि मैं इसको लागू नहीं करूंगा। ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो रीजनल पार्टी नहीं है, हम क्षेत्रीय दल नहीं है। हमारी जो भी योजना आएगी वो देशव्यापी होगी, क्योंकि हम देश को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। और देश का जिस तरह कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी बंधु हमारे साथ हैं, उसी तरह देश के बाकी हिस्सों में भी है। तो एक बीच का रास्ता निकाल करके कर्मचारी के हितों के साथ कुठाराघात नहीं होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है और उसी नीति के अंतर्गत हम काम करते हैं। जहां तक अगर वर्तमान जो स्टेटमेंट नेता प्रतिपक्ष ने दी है कि हम इसको लागू रखेंगे, निश्चित तौर पर लागू रखेंगे। क्या हम उससे पहले के जितने कर्मचारी प्रदेश के अंदर काम कर रहे थे, क्या किसी के साथ कोई अन्याय किया? क्या किसी की पेंशन जो है वो बंद कर दी गई? तो निश्चित तौर पे अगर मुख्यमंत्री जो है वो इस चुनाव के समय में ध्यान भटकाना चाहते हैं और कर्मचारी के अंदर भय का वातावरण खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी नीति वो दिखा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री प्रदेश के इतने हितैषी थे तो कर्मचारी वर्ग के अलावा कितनी जनसंख्या, प्रदेश की 75 लाख जनसंख्या को आपने किस तरह से प्रभावित किया? आपने आते ही डीजल के ऊपर वैट बढ़ा दिया, आपने पेट्रोल के ऊपर वैट बढ़ाया। क्या आर्थिक बोझ प्रदेश के लोगों के ऊपर डाल करके जो है वो आप इस प्रदेश को चलाना चाहते हो? आपने 1500 रुपए महिला को देने की बात करी थी, आपने क्यों नहीं दी अभी तक? 22.5 लाख महिलाएं प्रदेश के अंदर आज भी इंतजार कर रही हैं कि कब 1500 रुपया उनके खाते के अंदर आता है। 15 महीने निकल गए। आपने कहा था 300 यूनिट बिजली के हम फ्री देंगे, आज तक आपने जो मिल रही थी उससे भी आपने प्रदेश के लोगों को वंचित किया है। तो आपकी नीयत के अंदर कहीं ना कहीं खोट है। आपने बिजली बोर्ड के अंदर आपने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक निजी कंपनी जो है वो बना करके वो बिजली जो है वो दूसरे प्रदेशों के साथ उसकी ट्रेडिंग कर रही है। उसका जवाब मुख्यमंत्री नहीं देते हैं। तो जितने सवाल मुख्यमंत्री के ऊपर खड़े होते हैं, उन सवालों को पीछे रख करके बचना चाहते हैं। जिन चीजों का जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। आज मुख्यमंत्री इस हालात के ऊपर पहुंच गए हैं, 43 के बहुमत से 34 पे पहुंच गए। इनके विधायकों ने इनकी सरकार की कार्य प्रणाली के ऊपर प्रश्न उठाया था और उन्हीं विधायकों ने इनसे समर्थन वापस लिया है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जो है वो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं मुद्दों के आड़ में छुपाना चाहते हैं और ओपीएस को आगे रख करके अपनी कहीं ना कहीं अपनी जो धूमिल हुई छवि है उसको बचाने के चक्कर में और चुनाव जीतने के लिए केवल मात्र ये एक जुमला लेकर के जो है वो सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले भी कर्मचारी हितैषी थी, आज भी कर्मचारी हितैषी है और भविष्य में भी जो है जो कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों को दिया जा सकता है वो देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेंगे। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि आज तक कर्मचारी का डीए, कर्मचारी के एरियर्स जो है वो क्यों नहीं दिए गए। उनके लिए भी उन्होंने कहा था, लेकिन आज तक जो है वो प्रदेश का कर्मचारी उसके इंतजार में बैठा है। इस बात का जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। जी कौशल जी, ये भूल हुई वीरभद्र सिंह जी के समय में, भूल सुधार हुआ सुक्खू जी के समय में, लेकिन अधूरा भूल सुधार है। वहीं पे अब कानून लाने की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं कर्मचारियों के बीच में भय भी इससे पैदा हो रहा है कि अगर इन 6 उपचुनाव सीटों पे कहीं पे हेर फेर हो जाता है कुछ और यहाँ पे सरकार पे संकट आ जाता है, सरकार बदल जाती है, तो पेंशन फिर से बंद हो जाएगी। जैसा कि राजस्थान में एक अटेम्प्ट हुआ है, पुराने लोगों की तो उन्होंने बंद नहीं की, लेकिन नयों को देनी बंद कर दी उन्होंने कहीं ना कहीं। तो ये क्या सिर्फ भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, ऐसा संजय जी का कहना है? नहीं, देखिए, भय के माहौल का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने जो बात की है, हमने हमेशा प्रदेश के हर वर्ग के की रक्षा करने का प्रयास किया है। जब जब कांग्रेस पार्टी प्रदेश में आई है, देश में आई है, ओपीएस को बंद करने का जो कानून बना वो वाजपेयी जी ने बनाया, वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, पूरे देश के अंदर लागू हुआ, हिमाचल में भी हुआ।
तो भारतीय जनता पार्टी ये हाय तौबा जो करती है कि वीरभद्र सिंह की सरकार ने किया, ये देश की सरकार ने, और वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने इसमें बदलाव किया और तमाम देश की जो सरकारें थी उन्होंने उसको मंजूर किया। ये असली इस पूरे एपिसोड की है वो ये है। अब रही भय की बात, तो जयराम जी का जो बयान है वो अपने आप में स्पष्ट कर रहे हैं, भय कर्मचारियों में नहीं है, भय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो ओपीएस है उसकी विरोधी रही है, लागू करने वाली भी भाजपा रही है। और उसके बाद पिछले जब जयराम सरकार थी, मुख्यमंत्री थे जयराम जी, पूरे 5 वर्ष जो एनपीएस वाला जो हमारा संगठन था, उन लोगों ने पूरे प्रदेश में लगातार आंदोलन किया, देशव्यापी आंदोलन भी हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जयराम ठाकुर जी ने उसका ना तो कोई संज्ञान लिया, उल्टा जैसे कि आपने भी कहा, कर्मचारियों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, कर्मचारियों के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, कर्मचारियों का उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ, और 5 वर्ष तक टाल मटोल की नीति जो थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और जयराम ने अपना के रखी। बिल्कुल सही कहा मेरे से पूर्व कुछ वक्ताओं ने कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो है वो एनपीएस के पक्ष में है, तो जयराम ठाकुर ओपीएस के पक्ष में बयान कैसे दे रहे हैं? जयराम ठाकुर मैं समझता हूं कि इस कद के नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके विपरीत जाके कोई बात कर सके। तो उनका जो ये बयान है निश्चित तौर पर एक राजनीतिक भय और एक राजनीतिक जो एक डर उनके मन में है कि कहीं ये ओपीएस का मुद्दा जैसे पिछले चुनावों में चला, इन चुनावों में न चल जाए, और चल गया तो फिर हमारा जो है वो काम खराब हो जाएगा। तो उस चीज को ध्यान में रखें, और तमाम कर्मचारी इस चीज को जानते हैं कि जयराम जी का जो ये बयान है ये झूठ के ऊपर आधारित है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। रही कानून बनाने की बात, तो हीरापाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से किसी चीज को लागू करना, विड्रॉ करना वो एक बात है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, ओपीएस को लेके तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसकी विरोधी है, लेकिन लोकतंत्र प्रहरी के नाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पेंशन लगा दी और उसके लिए कानून ले आए। तो भाजपाइयों को तो पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने दी कानून बनाकर, लेकिन ओपीएस अगर आपने दी है तो उसको लेके जो है कई तरह के प्रश्न खड़े करने का जो है वो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। रही बात कुछ जैसे अब हमारा बिजली बोर्ड है और शहरी निकाय हैं हमारे, उनमें अभी ये पेंशन लागू नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है बिजली बोर्ड हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, और बिजली बोर्ड के तमाम कर्मचारी जो हैं उनका जो परिश्रम है, उनकी जो मेहनत है, उसको उसने हिमाचल को खड़ा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके जो प्राइवेट कंपनीज हैं तो बिजली पैदा करने के लिए बाद में आई, तो हिमाचल प्रदेश में अगर जो नदियों का दोहन करके बिजली के प्रोजेक्ट बनाए तो निश्चित तौर पर वो हिमाचल प्रदेश का जो बिजली बोर्ड है उसकी बहुत बड़ी भूमिका जो है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने में रही है। तो मुख्यमंत्री का और कांग्रेस पार्टी का ये वचनबद्धता है हमारी कि हम जो चाहे शहरी निकाय के कर्मचारी हैं, चाहे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस देना जो है कांग्रेस पार्टी की वचनबद्धता है। कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगी, दूर होंगी, लेकिन जिसको कहा जो भी कर्मचारी हैं सबको मिलेगी, ये मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ। बाकी भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री की छवि की बात करें, मुख्यमंत्री ने जो काम पिछले 14 महीने में इस प्रदेश के अंदर किया वो ऐतिहासिक है। शर्म आनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी की सोच को। जिस मुख्यमंत्री ने इतने बड़े डिजास्टर में एक नाइक की तरह पूरे प्रदेश में काम किया और इस प्रदेश को ऐतिहासिक जो एक डिजास्टर था उससे बाहर निकाल के आए, और आज पूरा प्रदेश जो है पूरे नॉर्मल उसमें जो है वो चल रहा है, और इतने कानून बदल कर जो है वो बड़ी राहत प्रदेश के लोगों को। चलिए वो तो बहुत दिखने वाले काम है, वो दिख रहे हैं। अभी मैं महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, महिलाओं की पेंशन। यार भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कुछ तो अपने अंदर झांक के देखो।
जो 1500 रुपए की पेंशन कांग्रेस पार्टी ने स्कीम लागू की, उसको बंद कराने के लिए आप इलेक्शन कमीशन पेंशन पे हमने पिछले कल बड़ा लंबा प्रोग्राम किया है कौशल जी। 1500 रुपए को आप कहने के लिए कर्मचारियों को पेंशन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का है, इसको हर कोई समझ रहा है, हर कोई देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की छवि पिछले जो घटनाक्रम प्रदेश के लिए उनसे बहुत चोट लगी है। आपको बताएंगे कौशल जी, चिंतराम शास्त्री जी जुड़े हैं। इन्होंने बहुत लंबा आंदोलन किया है पिछली भाजपा की सरकार के समय में, भुक्तभोगी रहे हैं। अब जब कानून लाए जाने की बात हो रही है तो ये स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं जो जयराम जी एकदम से डिफेंसिव हो गए हैं, पूरी भाजपा डिफेंसिव हो गई है कि कानून लाने की क्या जरूरत है। और कर्मचारियों में कहीं ना कहीं राजनीति, चुनाव का दौर है, राजनीति तो चलेगी। तो चिंतराम जी, कानून लाया जाना ओल्ड पेंशन स्कीम पे कितना जायज है? चिंतराम जी। राजीव जी, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हिमाचल सरकार का कि कर्मचारियों को एक पेंशन ही नहीं, उनको बल्कि एक सुरक्षा और सम्मान मिला, जो उसमें मिला जब कर्मचारी जो है शारीरिक जो है वो उतना सक्षम नहीं होता काम करने में, और घर में उसका परिवार भी होता है, जिम्मेवारियां भी होती है। सबसे पहले तो मैं सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहां तक कानून की बात है, कानून की बात आपने कही, क्योंकि क्या पता लगता है, जैसे राजस्थान की घटना को आप देख रहे हैं, दूसरी चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि जब तक सरकार हिमाचल में कांग्रेस की है और उन्होंने वायदा किया था कि हम पेंशन देंगे, उसको निभाया, बखूबी निभाया। और मैं भी इस आंदोलन में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जी थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम चले और हमारी आवाज को कांग्रेस पार्टी ने गारंटियों में रखा, और सबसे पहले इस गारंटी को जो है उन्होंने पूरा किया। और गारंटी पूरा करने के साथ साथ हमें पेंशन मिली। मैंने 7 जुलाई को अपना फार्म भरा और मेरा जो अगस्त महीने में मेरी पूरी औपचारिकताएं पूरी होके मेरे सारे कागजात अक्टूबर के महीने में मेरे को पहली पेंशन मिली। और पेंशन भी वही मिली जैसे जो पुरानी पेंशन है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया, और बड़े सम्मान के साथ जो इसको चलाया। उसके बावजूद सभी लोगों को आज सैकड़ों कर्मचारी जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं, दिन पर दिन सबकी पेंशनें आ रही है और औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम औपचारिकताएं पूरी नहीं करेंगे तब तक हमें पेंशन नहीं मिलेगी। तो सभी लोगों ने आज औपचारिकताएं पूरी की है और पेंशन मिल रही है। जहां तक बात कही आपने, कानून लाना भी जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा जहां बात करते हैं कि जब यह कानून लागू किया गया हमारे, तो इसको किसी ने पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं, क्योंकि उसमें जो यूनियन के नेता थे वो पुरानी पेंशन में आते थे, उन्होंने इतना इसमें तवज्जो भी नहीं दिया। अगर वहां तवज्जो दिया होता और इसको ढंग से पढ़ा होता तो शायद उस टाइम ही इसका एजिटेशन हो जाना था और होना था। और जब प्रैक्टिकली रूप में जब हमें पता लगा एनपीएस से, जब हमें एनपीएस में जब हम आए तो हमने देखा कि इसमें सारा घाटा ही घाटा है और कर्मचारी जो है ठगा सा रह गया है। आज जहां तक बात बोलते हैं कि प्रभावित करता है एक कर्मचारी जो कि उसके साथ परिवार भी जुड़ा है और वो सारी उम्र जो है रीढ़ की हड्डी होती है सरकार की, और सरकार के कामों को कार्य रूप देते हैं वो कर्मचारी ही देते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि जहां तक हमें बात कही गई कि इलेक्शन लड़ो आपको पेंशन मिलेगी, इलेक्शन कितने के लड़ेंगे, ठाट हमारी कंस्टिट्यूएंसी है उसमें थोड़ी सब लोग इलेक्शन लड़ पाएंगे। और इससे सीधा जाहिर हो रहा है कि जो इलेक्शन लड़ेगा उसी को पेंशन तो उनको मिलती है, वो चाहे 10 दिन एमएलए रहेंगे तब भी उनको पूरी पेंशन मिलती है, परंतु हम कर्मचारी क्यों ठगे जैसे रहे। और वो भी उसमें जब 60 वर्ष की हमारी उम्र होती है, हमारा शारीरिक जो है उसमें क्या शरीर होता है और हमें किस तरह से जिम्मेवारियां होती है, ये एक बहुत ही एक सम्मान और सुरक्षा वाली हमें बात मिली है। ये गलत बात है कि मैं कहीं पढ़ता रहता हूँ कि नहीं मिली, गारंटियां नहीं मिली, पूरी हो रही है। आज आप देख रहे हैं लाहौल स्पीति में 1500 की जो हमारी महिलाओं को मिल रहा है। यहाँ मैं देखता हूँ कि मैं भी पंचायत का भी प्रधान रहा 12 साल, और मैं देखता हूँ कि पंचायत में आज फार्म भरे जा रहे हैं और वो भी यहाँ पूरे सब जो पात्र महिलाएं उनको मिलेगी। और आप किसी भी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो भी बात हो रही है, बहुत अच्छी जो हमारी जो स्कीमें हैं, दूसरे विकास के कार्य हैं, कोई रुक नहीं रहे हैं, परंतु फिर भी चिंतराम जी बाकी स्कीमों का हम जिक्र नहीं करेंगे, आज एक स्पेसिफिक मुद्दा है। संजय जी आपको जवाब देना चाह रहे थे प्रेम जी की बात का। जी बिल्कुल प्रेम कौशल जी ने जो बात करी है कि
स्वतंत्रता प्रहरी की पेंशन का बंद करना या उनकी पेंशन को किस तरह से प्रेम लोकतंत्र प्रहरी की पेंशन को बंद करना, यह सरकार का उन परिवारों के ऊपर कुठाराघात है जो स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई जिन्होंने लड़ी, जिस इमरजेंसी को लागू करके संविधान को और लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश जो है वो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, और किस तरह से परिवारों की प्रताड़ना उस समय में हुई थी, किस तरह कितने परिवारों की जान चली गई थी, कितने परिवारों को जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई थी 15-15 साल के नौजवान की भी। उस बात के लिए प्रेम कौशल जी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से माफी मांगनी चाहिए। उन परिवारों के ऊपर जिन्होंने इतने जुल्म जो है वो इंदिरा गांधी के समय में सहे, क्या उनके लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? जिन परिवारों ने अपने देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है वो अपने परिवारों की बलि दे दी, क्या उनके लिए इतना अगर किसी सरकार ने किया था तो उसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी की गिद्ध दृष्टि रही? इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी चीज यह है कि अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को सभी कर्मचारियों को दे दिया गया है, तो ये बिजली बोर्ड के भाई साहब हीरालाल जी सामने बैठे हैं, ये व्यथा अपनी बता रहे हैं। अन्य कितने बोर्ड और निगमों के कर्मचारी हैं जिनको भी उस पेंशन स्कीम से वंचित रखा है, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी के पास कोई ठोस नीति नहीं है। तो इन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी को जो है वो जनता के बीच में जाकर के जवाब देना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर एक समान विकास के ऊपर और कर्मचारी के एक समान नीति लाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया है और आगे भी करती रहेगी। किस तरह से रामलाल जी के समय में और वीरभद्र सिंह जी के समय में कर्मचारियों के ऊपर कितना उत्पीड़न किया गया, इतने आंदोलन जो है वो पंजाब के बराबर का पे स्केल लागू करने के लिए जिन कर्मचारियों ने अपने बलिदान दिए हैं, जिनके ऊपर गोली कांग्रेस पार्टी के समय में जिन कर्मचारियों की शहादत हुई है, उसके लिए भी आज जो है वो कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ये मेरा कहना है। जी प्रेम जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तिल मिलावट जो है कर्मचारियों के मामले में स्पष्ट झलक रही है, स्पष्ट नजर आ रही है। चाहे वो जयराम हो, चाहे बिंदल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रवक्ता हो, जो तिलमिलाहट है वो अपने आप में सारी चीज को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, अपने आप सारी चीज को परिलक्षित कर रही है। ये जो लोकतंत्र प्रहरी की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, आज देश के हालात क्या हैं? आज देश में लोकतंत्र को खत्म करने का काम हो रहा है, आज देश के अंदर जो है संविधान को खत्म करने का काम हो रहा है। जिसको दिल करता है उसको आज जेल में ठोका जा रहा है, जिसको दिल करता है उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जो है वो रेड्स हो रही हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, और किसी के ऊपर वो मुकदमे, वो जो केसेज है वो साबित नहीं हो रहे। आज ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जो संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल चुन चुन कर लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज के दौर में भ्रष्टाचारियों की तीर्थ स्थली का रूप ले चुकी है, और जो भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं होता उसको उठाकर जेल में डाल देते हैं। ये चाल और चेहरा मुद्दा भटक रहा है, मुद्दा कहीं ना कहीं भटक रहा है। मैं प्रवीण जी के पास आऊंगा दोबारा। प्रवीण जी, कानून बनाया जाएगा तो लोग प्रोटेक्ट हो जाएंगे जिनको इसका लाभ मिल रहा है, लाखों कर्मचारी हैं और उनके परिवार हैं, प्रोटेक्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिजली बोर्ड और शहरी निकायों में इसको क्यों नहीं कर पाए हैं, लंबा समय हो गया है, ये भी एक चिंता का विषय है। तो कानून बनाया जाना, इसका स्वागत तो किया जाना चाहिए क्योंकि लोग प्रोटेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व की जो राय होगी भाजपा की राज्यों की सरकारें उसी पे चलेगी। जयराम जी भी पहले चाहते थे, लेकिन जब केंद्र से चर्चा हुई, जब वहां से इनकार हुआ, तो वो एकदम से उनका रवैया कर्मचारियों से के लिए ओपीएस के मामले में बिल्कुल अलग हो गया। जी प्रवीण जी। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी कहा, कानून बनाने से या ना बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए कानून बना देते हैं, अगली सरकार आएगी, विधानसभा में निरस्त कर देगी, लेकिन वो जो लाभार्थी हैं वो तो प्रोटेक्ट रहेंगे ना, उनकी पेंशन नहीं जाएगी, नयों पर नहीं मिलेगी, यही होगा, प्रोस्पेक्टिव चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात आती है रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली तो कोई भी सरकार पिछली चीजों को ऐसे भी खत्म नहीं कर सकती। जो स्वतंत्रता प्रहरी वाला जो था, वहां पे जब बंद की थी तो हाईकोर्ट ने यही कहा कि एक्ट है, अगर आपने इसको खत्म करना है तो एक्ट को निरस्त कीजिए। प्रवीण जी, कानून बनाने में बुराई क्या है इसमें? नहीं, मैं सुनिए, मैं कह रहा हूं जो चीज आपने दे दी है
कानून बना के भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको उसका लाभ वैसे ही मिलेगा। आपको जो कर्मचारियों को आपने ओपीएस दे दी है, वो आप शब्द भी बोलेंगे तब भी आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। उसमें गुमराह करने की भी क्या जरूरत है? हिमाचल प्रदेश के 1,70,000 पेंशनर वो ओपीएस में ऑलरेडी हैं, 1,36,000 को पेंशन मिलेगी। वो आपके शुक्रगुजार हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। जी मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि शब्दों के भ्रमजाल में उलझने की जरूरत नहीं है। वो आपके प्रति संवेदनशील है, आपके समर्थक बन चुके हैं, अब उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता। उसको कानून लाने या ना लाने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये खुद को सांत्वना देने वाली बात है कि कानून ले आएंगे तब चीजें फर्क पड़ जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 13 कानून निरस्त किए, उन्होंने 3,000 कानून निरस्त कर दिए। ओपीएस तो अब आ गई है, उसको हिम्मत की कोई सरकार, मुझे नहीं लगता कि हिम्मत कर पाएगी, उसको वापस कर लेगी। अब सेकंड बात आती है कि कर्मचारी जो है, पहली बार तो एक ऐसे हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा कि 90 के दशक के अंदर कर्मचारी एक साथ होते थे, परंतु उसके बाद की सरकारों ने कर्मचारियों के बीच को भी एकता को तोड़ा है, तो उनके अलग अलग मत हमेशा आपको देखने को मिले हैं। पहली बार हिमाचल प्रदेश के 2,20,000 कर्मचारी, अगर कहीं एक मत है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर जी। और मैंने कहा भी ये मिला के लगभग 16 लाख लोग हो जाते हैं, तो मुश्किल तो भारतीय जनता पार्टी की 16 लाख वोटर्स है। अब जो कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, उनको याद दिला रही है बार बार कि अगर चुनावी बेला पे याद दिला रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ याद दिला रही है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, याद दिला रही है कि अगर हमारी सरकार चली गई तो जो है एनपीएस दोबारा से शुरू हो जाएगी, नेशनल पेंशन स्कीम शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये दोबारा से बंद होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर मैं भी नहीं कर रहा हूं। ये तो चलो जब आएगी तब का डिसीजन है, परंतु जिन लोगों को अब इतने टेन्योर के बीच में मिल गई है वो इसका लाभ लेते रहेंगे। और फिर मैं कहता हूं ये सिर्फ यहाँ का मुद्दा नहीं है, अगले विधानसभा चुनाव में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। जी चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक छींटाकशी, बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो कह रही है कि हम कानून लाएंगे ताकि ये पेंशन सदा चलती रहे जिनको मिल रही है। वहीं पे क्योंकि अभी तक ये प्रशासनिक आदेश जो होते हैं वो कभी भी मोड़े जा सकते हैं, कभी भी एक सचिव, विभागीय सचिव, वित्त सचिव एक पत्र जारी करेगा, उसको मोड़ लेगा। लेकिन कानून के तहत अगर इसको लाया जाएगा, अगर कानून को रिकॉल भी किया जाता है, तब भी जो उसके बेनिफिशियरी जो हो चुके होंगे उनको मिलती रहेगी। ये जरूर है कि आगे वालों को वो नहीं मिलेगी, क्योंकि राजस्थान में भी यही हुआ है। राजस्थान में जो नई नियुक्तियां हो रही हैं उनमें ऑप्शन ही एनपीएस की कर्मचारियों को, अधिकारियों को दी जा रही है। पुरानों को वो अभी तक उन्होंने बंद नहीं किया, वहां पे सरकार बदली है। लेकिन अब लड़ाई चल रही है क्योंकि लोकसभा के चुनाव और साथ में 6 चुनाव, उपचुनाव विधानसभा के हो रहे हैं। तो ये भी प्रवीण जी ने बात ठीक कही कि कर्मचारियों को याद दिलाई जा रही है कि हम लोगों ने ये किया है और आगे भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वहीं भाजपा को भी इस मामले में डिफेंसिव होना पड़ा है, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जारी रहेगी। भाजपा की कोई भी मंशा इसको बंद करने की नहीं है। आज हमने इसी विषय पर चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।